देश गुलामी का कोई दाग नहीं रहने देगा, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं रहने देगा। और ये हमें विश्वास है, यहाँ के लोगों को विश्वास है कि भाई नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक में ये अंग्रेजों का दिया हुआ सारे नाम चिन्हों को मिटा करके जिस उद्देश्य से लगा है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो कि शुद्ध पेयजल हो, आयरन मुक्त हो, तो स्थल चयन के लिए पंप का कम से कम वार्डों का उस भाग को देखना चाहिए कि जहां आयरन मुक्त मट्टी मंजिल के लिए कितना पवित्र होकर के जाते हैं। और मट्टी मंजिल करने के बाद जब वो वहां से वापस आते हैं तो उनके ही परिवार के, उनके ही परिजनों का कब्र का कोई सुरक्षा नहीं है कि वहां पर कुत्ता जा रहे हैं, कि बिल्ली जा रहे हैं, कि गाय बकरी भैंस जा रहे हैं, बैल जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। तो एक उनके सुरक्षा के लिए कि उनका कब्र का एक सुरक्षा हो, वो खुला नहीं रहे, वहां पर कोई अतिरिक्त चीज का प्रवेश ना हो, उसके लिए हमने विपक्ष बोलती है कि भाजपा के पास मोदी को छोड़ करके दूसरा चेहरा नहीं है, लेकिन आप भी तो कोई एक चेहरा बना लीजिए ना। आपके पास अगर यदि बहुत सारे चेहरे हैं तो किसके नाम पर? ममता दीदी के नाम पर दे, कि नीतीश जी के नाम पर दे, कि राहुल जी के नाम पर दे, कि केजरीवाल जी के नाम पर दे, किसके नाम पर जनता आपके पास पर विश्वास करे? अगर यदि जल नल योजना का यही जल नल योजना से नीतीश कुमार अपने पीठ थपथपा रहे हैं सर। हम कह रहे हैं ना, जहाँ बैकवास के लिए एक सोख्ते का निर्माण नहीं है कि वो बैकवास की जो किया जाएगा उसकी पानी की सफाई के लिए घंटा डेढ़ घंटा जो सुबह उसको बैकवास में ला करके पूरे चैम्बर को साफ करके शुद्ध पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वो बैकवास की पानी कहाँ वो निकासी कर, कहाँ प्रवाह करेंगे? प्रवाह की जगह हो ना, खुले में करेंगे। 18,000 से अधिक जनसंख्या है, तकरीबन 20,000 के करीब जनसंख्या है यहाँ का, और 7 राजस्व ग्राम क्षेत्र है। अगर जो 14 वार्ड है उसमें अगर यदि सभी को, उसमें बहुत बड़ी फंड की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकार के द्वारा जितने भी फंड मुहैया कराया जाता है उस फंड के मुताबिक काम किया जाता है। कर्मी कृषि विभाग के क्या खेल खेलते हैं। हमारा सटा हुआ एरिया नेपाल है, बिहार को मिलने वाली व्यवस्था सटे हुए देश में। किसान को बीज मुहैया कराना है राज्य सरकार को, और बीज मुहैया कब करा रही है राज्य सरकार? जब 70% 80% किसान धान की रोपाई कर दिए तब किए, और उस समय उनके कर्मी आते हैं, बोलते हैं मुखिया जी किसी तरह से OTP दिला करके बीज का उठाव दिखवा दीजिए। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम जनादेश कार्यक्रम के तहत आज पहुंचे हैं पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सबसे हाईटेक पंचायत, जिनका नाम है डिमिया छत्रजान। तो आज डिमिया छत्रजान के मुखिया अंगद मंडल से बात करेंगे कि वो हाईटेक पंचायत जो बनाए हैं, इनकी चर्चा पूर्णिया ही नहीं बिहार लेवल पर भी, उन्हीं सिलसिले पे बात करेंगे। साथ ही जो 1.5 साल का जो सफर इन्होंने तय किया है पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर, वो सफर में जो है क्या क्या विकास कार्यों को अमली इल्जाम बनाए हैं, साथ ही साथ उनका जो विकास का कार्य होगा आगे का वो क्या होगा। तो सीधे चलते हैं अंगद मंडल जी से, उनसे जानते हैं कि जो हाईटेक पंचायत का तमगा जो आपके ऊपर लगा है, इस पंचायत को हाईटेक बनाने में आखिर क्या बात है, किस तरह से हाईटेक हुआ ये पंचायत। आपका जो पंचायत सरकार भवन है, जो सरकार जो राशि मुहैया कराई थी हर पंचायतों को हाईटेक करने के लिए, वो राशि का आपने कहाँ का उपयोग किया, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम पहुँचे हैं अंगद मंडल के पास। और अंगद मंडल से ही जानेंगे कि उनका जो विकास का सफर है वो किस तरह का है। सर सबसे पहले नमस्कार मेरे जूम सिटी चैनल में। क्या कहेंगे सर, आपका तो ये हाईटेक पंचायत पूर्णिया ही नहीं बिहार के कई जिलों में जो प्रचलित हो गया है। सबसे पहले नमस्कार जूम सिटी चैनल के सभी सुधी दर्शकों को, और साथ ही जूम सिटी चैनल के सभी सदस्यों को आभार प्रकट करते हैं
कि आप जो है सुदूर देहात ग्रामीण क्षेत्र में आकर के पंचायतों की विकास पर सरकार के द्वारा दी जा रही राशियों का सदुपयोग कितना प्रतिशत हो रहा है, उस पर आप अपने नजर बनाए हैं। इसके लिए आप साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। जी, हाईटेक पंचायत की बात हमने कहा था, जो जनादेश कार्यक्रम, हम जनादेश कार्यक्रम के तहत आपके पंचायत तक पहुँचे हैं। जो आपने वादा किया था पंचायत वासियों से, किससे जनता आप अगर हमको एक मौका देते हैं तो पंचायत को हाईटेक बनाएंगे। ये जो पंचायत का जो परिदृश्य है वो बिहार के नक्शे पे होगा, भारत के नक्शे पे जो है यह पंचायत जो है हाईटेक हो जाएगा। तो क्या क्या जनता से वादा किए थे और किन किन वादों को आपने आज तक पूरा किया? देखिए, ये ग्रामीण इलेक्शन होता है, ये बहुत संघर्षशील इलेक्शन चुनाव होती है। इस चुनाव के संदर्भ में अगर यदि आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे तो लोकसभा और विधानसभा जीतना आसान है, क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी दल का एक लेवल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ एक ग्रामीण का लेवल है, और इसी ग्रामीण में से जितने भी हम लोग 8, 10, 12, 15 लोग चुनाव लड़ते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मतदाताओं के पास भी बहुत बड़ा समस्या खड़ी रहती है कि हम किसके प्रति बोले, किसको क्या खबर मिल जाएगा। वहाँ भी वो भी अपने आप को शालीनता पूर्वक रखते हैं, एकदम नॉर्मल स्थिति में रहते हैं कि हम हैं, मतदान करने के लिए आते हैं। लेकिन उसमें से जो सबसे अच्छे नज़र आते हैं उनके प्रति उनका मतदान होता है कि वो हमारा विकास कौन करेगा, हमारे क्षेत्रों पर किनकी सबसे अच्छी पकड़ है, प्रशासनिक पकड़ किसकी है। सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों के द्वारा चुनाव की जाती है। लोगों ने हमें चुना, लोगों का आभार है। लोगों ने जो हम पर विश्वास बनाया, हम उस विश्वास पर कायम उतर सके, ये हमारा प्रयास है। और आज जब तक हम इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ये प्रयास रहेगा मेरा कि यहाँ के किन्हीं को भी मेरे द्वारा किसी भी तरह का आहत न पहुँचे, उनका विश्वास को हम ठेस न पहुँचाए, ये मेरा प्रयास है। 1.5 साल का सफ़र तय कर लिया है ये पंचायत से, तो 1.5 साल के सफ़र में जो है किन किन योजनाओं को जो है मूर्त रूप दिया गया है इस पंचायत में? कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन सी योजनाओं धरातल पे उतर गई है, क्या कहें? देखिए, पंचायत में बहुत सारी सरकार का फंड है, सरकार के फंड के अतिरिक्त भी बहुत सारा काम है। लोगों का, आम जनमानस की बहुत सारी समस्या है। ऐसा नहीं है कि सरकार के दी हुई फंड से सारी समस्याओं का निष्पादन हम कर देंगे। मान लीजिए कि हमें कोई मद में फंड मिल रही है सड़क निर्माण के लिए, तो हम उससे कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं? गली कुचे की सड़कें बनाते हैं, लंबी सड़कें तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बन ही जाती है, लेकिन गांव ग्राम में गली कुचों की सड़कें हम बनाते हैं। और रह गई बात कि पंचायत में लोगों का बहुत सारा समस्या है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या, ऐसे सब समस्याओं पर मूलभूत ध्यान देना पड़ता है। स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, इन सब चीज़ों पर जब ध्यान जाता है, फंड के अलावा भी बहुत सारी कामों को देखना पड़ता है पंचायत में कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है कि नहीं है। अगर यदि हमारे वहाँ बच्चे बच्ची जाते हैं, उनके वहाँ पर पठन पाठन के लिए सुविधा सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ों पर भी ध्यान बना करके रखना पड़ता है। विकास के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि आपने जैसा अभी बोला कि हाईटेक पंचायत, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हाईटेक पंचायत, हमारा कोई पंचायत सरकार भवन नहीं, सरकार दे रही है पंचायत सरकार भवन कि जहाँ पर कि हर सुविधा से लेस हो। लेकिन हमारे यहाँ जमीन की कमी कारण कि सरकार की ज़मीन नहीं है, और लोग आज के डेट में भूदान करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास भी उतनी भूमि रही नहीं है और भूमि का दाम भी बढ़ गया है, भूमि का दाम भी बढ़ गया है, तो नहीं। लेकिन जितनी सारी हमारे पास संपत्ति है ग्राम पंचायत को, हमने उसी को व्यवस्थित ढंग से करने का काम किया। उसी में हमने पुराने बिल्डिंग में एक पीछे बिल्डिंग बनाया, जो कि एक सेपरेट कक्ष हो, जहां लोगों से हम वार्ता कर सके, लोगों के साथ बैठ कर के ग्राम पंचायतों की व्यवस्था पर बात कर सके।
हमने एक कक्ष बनाया। मैंने ये जो कक्ष तैयार किया गया था, यहाँ पे अधिकारी, कर्मचारी और आपके जो है अध्यक्षता में जो मीटिंग होगी उसके तहत ये तैयार की गई थी। हाँ, ये कक्ष मूलभूत इसी सोच से बनाई गई है कि बाहर जो आप दो कक्ष देख रहे हैं, एक मेरा कार्यालय लिखा हुआ होगा, एक दोनों कक्ष में मेरा जो पंचायत को सरकार के द्वारा दी गई कर्मी है, वही कर्मी को बैठने के लिए वहाँ पर जगह है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह यहाँ पर हम अपने ग्रामीणों के साथ वार्ता कर सके, उनका उनकी समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से सुनना और समाधान सुनना, और यहाँ से हम उसका समाधान कर सके। ये कक्ष इसलिए बनाया था। बगल में आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग की एक बिल्डिंग है जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, हमने उसका भी जीर्णोद्धार, उसको भी जीर्णोद्धार कराने का काम किया गया और उसको भी हमने अच्छी तरह से, जो हम शहर में देखते हैं कि शहर की हॉस्पिटल कितनी सुंदर है, नीचे टाइल्स लगी हुई है, यहाँ सब दिन बिल्डिंग में सिर्फ सीमेंट का गोल मार करके काम चला दिया। लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमारे गांव की भी विधि व्यवस्था, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं स्वास्थ्य विभाग की हो चाहे जो, उसमें टाइल्स मार्बल, माने प्राथमिक जो सुविधाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य की, वो आप अपने पंचायत में देना चाहे। हमने नाला निर्माण कराया, हमने कई सड़कों का निर्माण कराया है, हमने छठ घाट का निर्माण कराया है, हमने माँ दुर्गा स्थान के प्रांगण में पूरे प्रांगण को फाइबर ब्लॉक से लगाने का, सुंदरीकरण करने का काम किया है। ऐसा कई चीज़ों पर हमने काम किया है। आगे आने वाले, अभी तो मेरा 17-18 माह ही हुआ है। अच्छा, सब धर्म संभव, माने सभी धर्मों का इस पंचायत में समुचित विकास हो, सबका कल्याण हो, उसके लिए क्या क्या किया है? जी, उसके लिए तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बिलोंग करता हूँ। माने मुखिया भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे विचार और व्यवहार, हमारा एक पंचायत का एक 14 नंबर वार्ड है जहाँ 100% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। कहता तो है कि सब मुसलमान हिंदू को वोट ही नहीं करता है। जी नहीं, आप उसके बीच में काम करेंगे तब ना वो आपको पसंद करेंगे। काम करना होगा, उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। हम जाते हैं तो लग रहा है कि मोदी जी जो है मुसलमानों के लिए भी काम करता है एकदम। आखिर इतनी इतनी जो सरकार जो योजनाएं ला रही है, क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? तो विपक्ष तो कहता है कि जो है मोदी जी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी देश की जनता के लिए कर रहे हैं, न पक्ष और विपक्ष के लिए कर रहे हैं। देश की जनता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जब वो उनके द्वारा जो योजना लाई जाती है सभी धर्मों पर लागू होता है। सभी धर्मों के लोग उनका लाभ लेते हैं, कोई एक धर्म के लोग नहीं लेते हैं। हाँ, हम हिंदू हैं, क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपने धर्म की बात करें? अगर हम अपनी धर्म की बात करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। ये कौन सा नियम है, कौन सा कायदा है, कौन सा वोट बैंक का कानून कर, कहाँ जनता को आप भ्रमित करने का काम करते हैं? हम स्वागत करते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हो, हम उनका भी स्वागत, उनकी धर्म की भी रक्षा हो, ईसाई हो उनकी भी धर्म की रक्षा हो, सब अपने अपने धर्मों की रक्षा करेंगे। हम हिंदू हैं तो हम अपने धर्मों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में जो मुस्लिम वर्ग लोग हैं वो आपके कामों से संतुष्ट दिख रहे हैं? एकदम संतुष्ट है। कौन कौन सा काम कर दिया उनके लिए? हमने वहाँ पर कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया है, जो वो लोग सोचे भी नहीं थे कि मुखिया जी कभी कर देंगे इस पर। और जब हम उस गांव में जा करके, उस वार्ड में बैठ करके लोगों को अपना विचार बताए, तो उन लोगों का भी दिमाग में नहीं था कि उससे इस कब्रिस्तान का घेराबंदी के लिए मुखिया जी सोच रहे हैं। और साहब उन लोगों ने अपना खड़ा होकर के नापी करवाया कि जब पक्कीकरण हो रहा है तो कहीं से किसी का 1 इंच दबा न चले जाए या मेरा जमीन उधर छूट ना जाए किसी में। इसलिए मुखिया जी उसकी नापी हम लोग सामाजिक स्तर पर करा लेंगे, तब आप अपना कार्य को शुरू कराएंगे। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसकी नापी करवाई अपने से,
और अपने से हमको दिखाया, सीमांकन दिखा दिया कि ये हमारा कब्रिस्तान का सीमांकन है। हमने वहाँ पर काम कराने का काम किया। तो लगता है कि से आपके पंचायत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका विकास का कार्य हो रहा है। एकदम। हम जिस समय कुर्सी पर बैठ जाते 5 साल के लिए, जब हम बन गए तो हम जिसको पराजित किए हैं हम उसका भी मुखिया है। बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर उसकी भी कोई समस्या है तो उनका भी तो हम समाधान उसको आपको करना है। विरोधी के तौर पर नहीं देखे, विपक्षी के तौर पर नहीं देखे। ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन अक्सर तो जगह देखा जाता है कि द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। द्वेष सबकी अपनी अपनी मंशा होती है। आपकी कोई मानसा नहीं है? मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं। मैं सदैव उसको बड़ा भाई मानूंगा अगर वो हमसे बड़े हैं। अगर यदि वो हमारे चुनाव में प्रतिद्वंदी है, चुनाव का अधिकार, प्रतिद्वंदी। कौन सा भाई अपने घर में अधिकार की लड़ाई नहीं करता है? अपने घरों में अपने अधिकार की लड़ाई होती है कि हमारा अधिकार इतना है। आखिर आप जाते हैं किसी घरों की समस्या के लिए, एक अंचलाधिकारी बिना वंशावली का जमीन नामांतरण नहीं कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उसका कौन सा भाई को कितना अधिकार है वो जानने के लिए। अधिकार की तो लड़ाई सब जगह होती है। आपको आप कह रहे हैं कि सम्मान की बात, तो जो चुनाव में आपने गया था तो किन मुद्दों को लेकर गया था? चुनाव में तो हम गए थे, ग्रामीण परिवेश की राजनीति करते हैं। यहाँ तो फंड जो हम सरकार के द्वारा दी जाती है उसी पर। चुनाव में हम ये गए, कह करके गए थे कि हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे, आप हमें बनाइए, आप हमें स्थान दें, मैं आपको भी उस जगह तक आपकी परेशानी को दूर करूंगा, आपको अपने कामों के लिए बाहर बाध्य नहीं होने दूंगा। बनते ही मैंने बहुत सारी ऐसी काम किया है, हमारे पंचायत के लोग प्रखंड मुख्यालय तक नहीं जाए, मैंने ऐसी भी व्यवस्था पंचायत भवन में। तो 1.5 साल पहले जो प्रतिनिधि थे तो क्या वो काम उस ढंग से नहीं किया जिसके कारण आपको उसके विपक्ष में चुनाव लड़ना पड़ गया? नहीं, चुनाव तो हम 2001 से लड़ रहे हैं। चुनाव तो हमारे चाचा जी 22 वर्ष जो यहाँ मुखिया थे ना, हम उनके भी विरुद्ध में लड़े हैं। इसमें अगर यदि कोई कहेगा तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि से ये जितने प्रतिनिधि हैं उनसे जो पंचायत का विकास का कार्य होना था, जो विकास पंचायत आगे बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पा रहा। नहीं, इसलिए आपका चुनाव कहना नहीं, हमारा ये कहना है कि कोई मनसा पाले कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है। मैं प्रतिद्वंदी किसी का नहीं हूँ। मैं प्रतिद्वंदी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अगर यदि जनता के हित में जो काम नहीं करता है, मैं उसकी प्रतिद्वंदी हूँ। मैं जब कह दिया कि मेरे चाचा जी यहाँ पर 22 वर्ष मुखिया रहे, मैं उसके भी विरुद्ध में 2001 में चुनाव लड़ा हूँ। हमें अधिकार की लड़ाई हम लड़ते हैं कि अधिकार हम इस योग्य हैं हमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक में हमने जो 1989 से हम किसी एक संगठन के कार्य को देखते हुए यहाँ तक राजनीतिक शिखर को आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे लगा कि समाज में अगर यदि उचित व्यवस्था कायम करनी है तो हमें चुनाव लड़ना होगा। और चुनाव लड़ने की मेरी मंशा सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर यदि संगठन के द्वारा मौका मिला तो मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आपके पंचायत का जो सड़कों की क्या स्थिति है? कितने सड़कों पे आपने काम किया है? अभी तो 17 माह हुआ ही है। 17 माह में जितनी राशि आई है, राशि पर जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, चिट्ठी है, उस चिट्ठी के आधार पर जितने सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है उन सड़कों का निर्माण कराया जाता है। लेकिन उसमें हमारा एक प्राथमिकता होती है कि पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखा जाता है, जरूरत देखा जाता है। जो नीडी है, जहाँ पर की ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले इन सड़कों का निर्माण किया जाए, मैं पहले वहीं का सड़क निर्माण कराता हूँ। जहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर ये कार्य हो जाना चाहिए, मैं पहले उसी कार्य को करता हूँ। समस्याएं अपार है पंचायत के अंदर, समस्याओं का निष्पादन धीरे धीरे किया जा रहा है, होगा भी। और लोगों को भी आप पहले देखे होंगे, हमें कभी कभी
हम सोचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, हम बात भी करते हैं अपने गांव में जब जाते हैं तो हम लोगों से, अपने अभिभावकों से, हमसे बड़े उम्र के भी लोग रहते हैं, हम बात करते हैं कि पहले क्या था समाज, आज क्या है समाज। समाज को बदलना होगा, समाज बदल गया है, समाज को फिर बदल करके अपने जगह पर आना होगा। क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे तो हम देखते थे कि विद्यालय में ग्रामीण व्यवस्था पर विद्यालय संचालित होती थी। अभी क्या हाल है विद्यालय में? नहीं, हम वही कहना चाह रहे हैं। के पाठक जी तो पूरा के पाठक जी, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अपने गांव के लोगों से कि पहले की जो व्यवस्था थी वो अच्छी व्यवस्था थी। गांव के लोग जाते थे विद्यालय, देखते थे कि यहाँ भवन का दिक्कत है, बच्चे पढ़ने की दिक्कत है, तो गांव में चंदा करके, बांस कटवा करके, सुतरी दे करके घर बना देता था कि यहाँ पढ़े। लेकिन अभी जो लोगों में एक मानसा हो गई है, मानसा पैदा किया गया है, हो गई है नहीं। बड़ी बड़ी घोषणाएं जो होती है, हम यहाँ इतने भवन बना देंगे, लोगों का धीरे धीरे रुचि वहाँ से कौन करेगा, तो सरकार करेगा। तो क्या लग रहा है कि के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएगा क्या? देखिए, के पाठक जी अपना विभागीय काम कर रहे हैं, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। उनको लग रहा है विधि व्यवस्था को इस ढंग से सही किया जा सकता है, वो अपने तरफ से कर रहे हैं, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। के पाठक जी शिक्षक को दिन रात खटाए, दिन रात काम कराए, लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा। के पाठक तो एक राज्य सरकार का एम्प्लॉय है, वो तो शिक्षा मंत्री का भी बात नहीं मान रहा है भैया। बात नहीं, ये सरकार को सोचनी चाहिए कि हमारा ही कर्मी हमारा बात नहीं मान रहा है। ये सरकार की अंकुश उसके ऊपर में नहीं है। विधि व्यवस्था को सरकार के पास हैंड कितना है। आप एक शिक्षक को कहते हैं कि जाके जातीय जनगणना कीजिए, उसी शिक्षक को कहते हैं कि आप जाकर के फलाने चीज का सर्वे ला करके दीजिए, उसी शिक्षक को कहते हैं कि आप वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराइए, उसी शिक्षक को शिक्षा भी ग्रहण करवाइए। एक शिक्षक को आप किस किस चीज में लगाएंगे, कौन कौन सा काम देंगे उनको करने के लिए, तो पठन पाठन में तो बाधक होगा ही। शिक्षकों को सिर्फ पठन पाठन के लिए छोड़ दिया जाए, उससे अदर कोई सरकारी काम को नहीं लिया जाए। आखिर ये काम कौन करेंगे? तो ये तो राज्य सरकार करेगी ना। कह रहा है कि मेरे पास तो कर्मी ही नहीं है। कर्मी नहीं है तो उसकी व्यवस्था कौन करेंगे? इतने बिहार में बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी बोले थे कि मैं डिप्टी सीएम बनने से के बाद सर जी रोकेंगे, 1.5 साल, लगभग 1-1.5 साल होने वाला है, आप भी सरकार में ही थे और आप लोगों ने भी यही वादा किया था उस समय पर। नरेंद्र मोदी जी भी कहे थे कि जो है इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। फिर बिहार में भी आपकी सरकारें थी, तो जो नौकरी की बात है, जो जॉब की बात है, लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात है, जैसे ही 1.5 साल खत्म हो गई, अब आप तेजस्वी पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार, भारत सरकार ने कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी बोले थे कि हम लोगों को नौकरी देंगे। भारत सरकार, वर्ड को आप पहले सुनिएगा कि देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, व्यवसाय भी होता है। और देश के प्रधानमंत्री व्यवसाय की दुनिया में ग्रामीण क्षेत्रों से भी कितने लोगों को अलग अलग तरह का निर्माणाधीश कार्य के लिए लोन मुहैया करा करके उसको अपना रोजगार में लगा रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है, लोग रोजगार कर रहे हैं, उसको स्वावलंबी बना रहे हैं। संभव नहीं है कि हर घर में एक एक व्यक्ति को नौकरी दे दिया जाए, सरकार के पास उतना काम ही नहीं है। उसको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उसको अपना रोजगार स्थापित करवाया जा रहा है कि आप इस रोजगार से अपने घर को समृद्ध करें। देश के प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि हम नौकरी देंगे, चाहे पकौड़ा ही क्यों ना बेच लिया जाए। हाँ, हम चाय बेच करके देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो खुल करके बोलते हैं कि मैं गुजरात के एक स्टेशन पर चाय बेचता था। सर 2014 में चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, हाँ? 19 में भी बन गए। क्या लग रहा है कि 2024 में जो इंडिया और
भारत की बातें हैं, कौन जीतेगा? फिर प्रधानमंत्री आ आप जो जाएंगे। कह रहे हैं कि देश चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन जाए, आप ही लोग कहे हैं, ऐसी बातें नहीं हाँ, हैं। तो ये बोले ये प्रेरणा है। उन्होंने देखा है गरीबी क्या होती है, किस ढंग से उनके माँ बाप उनको पाल पोस करके किस स्रोत से उनको पाला गया है। आप है ना, अंबानी जी लंबी संघर्ष उन्होंने किया है देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने। भाजपा में मजबूत चेहरा फिर से नरेंद्र मोदी है। हाँ, भाजपा 2024 हम में। बोले ना। और क्या लग रहा है कि इससे नीतीश कुमार का जो चेहरा आगे लाया जा रहा है विपक्ष के तौर पे, उधर राहुल गांधी जी भी जो है पूरे एकजुटता के साथ है, लोगों का कहना है कि राहुल हो जाए, और बिहार के लोगों का कहना है कि इससे नीतीश प्रधानमंत्री चेहरा है। तो क्या लग रहा है कि इससे कौन चेहरा होगा? हमको हंसी आती है आप जब सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार जी को चेहरा बना करके आगे लाए। नीतीश कुमार जी चेहरा बनना चाहे, लेकिन जो बैठकें हो रही है आप ही लोगों के चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है कि उन लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं हो रही है। उन्होंने नाम दिया इंडिया, पहला विरोध करने वाले लोग नीतीश जी ही हुए कि यह नाम हमको पसंद नहीं है, और वो बैठक से वो उठ करके चल भी दिए थे, अपनी नाराजगी व्यक्त किए। बोलना ही सब चीज जरूरी नहीं है कि हमने आपका विरोध किया, आपके चैनल पर हम आपका विरोध कर देंगे, ये बोलना ही जरूरी नहीं। हम आपके माइक के सामने से हट भी अगर यदि गए, ये भी विरोध है, वो भी एक विरोध का हिस्सा, वो भी एक विरोध का हिस्सा होता है। तो नीतीश जी ने उस बैठक से उठ करके चले जाना, तो वो भी एक विरोध का हिस्सा था। अच्छा, मुंबई में भी बैठक हुई थी, पता चला था कि मुंबई में जो उनको संयोजक का पद मिलने वाला है, लेकिन वो भी पद नहीं मिल पाया। हम बोले ना कि हमको हंसी आती है। अब तो कह रहा है तरह तरह का बात कह रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी बिहार में जो है तेजस्वी यादव को स्टैंडिंग कमेटी बोले का ना सदस्य भाई तैयार कि कर वो विपक्ष बोलती है कि भाजपा के पास मोदी को छोड़ करके दूसरा चेहरा नहीं है, लेकिन आप भी तो कोई एक चेहरा बना लीजिए ना। आपके पास अगर यदि बहुत सारे चेहरे हैं तो किसके नाम पर? ममता दीदी के नाम पर दे कि नीतीश जी के नाम पर दे कि राहुल जी के नाम पर दे कि केजरीवाल जी के नाम पर दे? किसके नाम पर जनता आपके पास पर विश्वास करेगी? जो सामंजस्य होनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। अरे राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अगर यदि देश में जानता है तो कांग्रेस और भाजपा को, तो लग रहा है कि इससे कांग्रेस ही जीत जाएगा। और उसके बाद तो जितने भी पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टी है। ये लोग महागठबंधन बना करके जो सोच रहे हैं, देश की जनता को आपने बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत ठगा। अब देश की जनता समझ गई है कि देश के सुरक्षित हाथ कौन है। मैंने 10 साल से समझ गया है ना, एकदम 15वां साल में भी आपने पिछले 2014 के चुनाव में भी महंगाई का मुद्दा उठाया, 19 के चुनाव में। क्या जनता आपकी बातों को नहीं सुना? लेकिन महंगाई तो चरम सीमा पर है। नहीं, देश की जनता को महंगाई नहीं चाहिए, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। माने भूखे पेट भी मोदी जी को वोट करना है? नहीं, लोग आज अपने आप में इतने सामर्थ्यवान हैं, अपने आप में इतने सबल हो गए हैं कि महंगाई से उसको कुछ मतलब नहीं है। कि महंगाई, हम देश की जनता तो आप ही लोग का चैनल पर दिखाता है, हम लोग तो देखते हैं यहाँ बैठ करके कि दिल्ली का, बंगाल का, गुजरात का, तो महाराष्ट्र का, हर जगह हर एक स्टेट का महंगाई कोई इशू नहीं होगा। देश की जनता एक बार फिर से एकदम, देश की जनता को एक सुरक्षित हाथ चाहिए कि देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, जनता वो देख रही है। और वो जनता डिसाइड कर लिया है कि भारत, यहाँ ना कोई जात है ना कोई पात है। हम लोग तो गांव ग्राम में घूमते हैं। इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। इंडिया और भारत में अंतर है कि तो रहा है, से कोई अंतर अब नहीं रह गया है। अब नरेंद्र मोदी जो है इंडिया को भारत बना रहे हैं। अब देखिए कि नोट में भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या लग रहा है कि से नोट का भी जो है सब बदल जाएगा। जब देश, हम अपने घरों में जब बैठते हैं,
सर इसको जो है चेंज करने के लिए अरबों रुपये की जरूरत होगी, कहाँ से लाएगा देश? हम अगर यदि सामर्थ्यवान जिस दिन हो जाते हैं, वो तो जनता का ही पैसा नहीं नहीं, आप सुनिए तो हमारी बातों को, जब हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं, फूस के घर से मकान का घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? देश गुलामी का कोई दाग नहीं रहने देगा, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं रहने देगा। और ये हमें विश्वास है, यहाँ के लोगों को विश्वास है कि भाई नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक में ये अंग्रेजों का दिया हुआ सारे नाम चिन्हों को मिटा करके वो जाएंगे। ये क्या होता है, वो कौन सा कानून है, कौन सा नाम भी चेंज किया जा रहा है। जब बदलाव होगी तो बदलाव तो होगी ही। माने एक देश एक कानून, हाँ, एक देश एक एजुकेशन होगा क्या? आप लोग तो कह रहे हैं कि एक देश एक कानून बन जाना चाहिए, तो एक देश वन एक एजुकेशन। लोग विपक्षी कुछ मुद्दों को लाते हैं कि देश के हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है, लोग भी मानते हैं, लोग जानते भी हैं कि प्राइवेट एक अच्छी व्यवस्था दे रही है, लोगों का अच्छा वहाँ से काम हो रहा है, तो अब देश को लाभ भी हो रहा है। उससे लाभ ऐसा हो रहा है कि पहले तो जितना देश के प्रति आप कर्मी को लगा रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, उतना वहाँ से आ भी नहीं रहा था। अभी तो वो जहाँ दिया जा रहा है वहाँ से देश को तो बेनिफिट, आखिर अर्थव्यवस्था में इतने सुधार कहाँ से हुए? आप हमें क्या बनाना चाहते हैं? स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। स्वावलंबी देश के प्रधानमंत्री देश के एक एक नागरिक को स्वावलंबी बना रहे हैं। मैंने देश की जनता 2024 फिर नरेंद्र मोदी को एकदम नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई नाम नहीं है। अच्छा चलिए अब पंचायत की बातें कर लेते हैं। 1.5 साल में आपने जो कार्य किया, अभी हमने देखा कि इससे जो है छठ पोखर का भी निर्माण आपने कराया है, वो किस मकसद से कराती है? नहीं, सरकार का, भारत सरकार का ये योजना है 15वां जो डायरेक्ट पंचायत को मिलती है, उसमें जो गाइडलाइन है या सकते हैं, उसमें 30% राशि से आप ठोस एवं अतरल पर खर्च कर सकते हैं, जैसे स्वच्छता निर्माण कर दिए, या गांव ग्राम में कचरा उठाव के लिए घरों से माने कचरों का निस्तारीकरण भी आपने 30% आप इसमें खर्च कर सकते हैं। अनटाइड में इतना % खर्च कर सकते हैं, टाइड में इतना % खर्च कर सकते हैं। इसमें आप ये योजना कर सकते हैं। उसी में एक गाइडलाइन में है कि छठ घाट का निर्माण आप कर सकते हैं, तो छठ घाट का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो बिहार में ही सबसे ज़्यादा, भारत का ये पहला राज्य है जहाँ की छठ पूजा का महत्व एक बहुत बड़ा महत्व। अब तो विदेशों में भी मनाया जाता है। हाँ, अब तो पहले, लेकिन स्टार्ट तो बिहार से हुआ है। बिहार तो यूपी गया और यूपी गया, बिहार के बाद यूपी गया, उसके बाद तो इसीलिए छठ घाट पर जितनी भीड़ जुटती है, और कोई ऐसा पर्व है जहाँ की उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। ये 2 समय जो वहाँ पर विधि व्यवस्था होती है, कितने स्वच्छ मन से, पावन मन से उस पूजा को किया जाता है। और वहाँ पर सरकार के द्वारा जो राशि दी गई है, वहाँ पर थोड़ा सा पक्कीकरण करा दिया गया, और वहाँ पर लोग छठ पर्वतनी को किसी तरह का असुविधा नहीं हो। वहाँ पर जब पहले कहीं पर ज़्यादा गड्ढा पानी में जाता था तो अर्घ देने में अच्छा, तो गोताखोर की भी सुविधा आप लोग कराएंगे क्या? नहीं, ऐसा गोताखोर की व्यवस्था तो आपदा प्रबंधन के द्वारा किया ही जाता है। अगर यदि ऐसी कोई व्यवस्था जहाँ जहाँ वो हम लोगों से मांगा जाता है कि कहाँ कहाँ ऐसा है, लिस्ट मांगा जाता है। हाँ, मांगा जाता है कि कहाँ कहाँ ऐसी संभावनाएं बन सकती है, तो वहाँ वहाँ व्यवस्था होती है। जैसे जहाँ बड़ी नदी हो, बहती नदी हो, ऐसी जगह पर जहाँ जाते हो, जहाँ गड्ढे वाली पोखर हो, तो ऐसी जगह पर व्यवस्था की जाती है, वैसी सूची मांगी जाती है। अक्सर देखा जा रहा है कि हर लगभग पंचायतों में जल नल योजना जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाया है, जहाँ होना चाहिए, जिस तरह से
शुद्ध पेयजल लोगों को मुहैया होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्या आपके पंचायत में भी देखिए, इस तरह की समस्या है या समस्या तो हो गया है? समस्या जिस समय सरकार ये 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना का काम राज्य सरकार के द्वारा कराया गया और इसका क्रियान्वयन समिति वार्ड को होना था, वार्ड के द्वारा ही इसका कराना था। लेकिन सरकार इसको अपने एजेंसी के द्वारा करवाया, इसका टेंडर निकाल। निगरानी तो आप ही लोग करते होंगे। हाँ, हम बता रहे हैं कि पूर्व में जो मुखिया जी थे यहाँ, उनके कार्यकाल में जल नल योजना का काम किया गया है। वह उन्हीं के द्वारा यहाँ के वार्डों की सर्वे सूची, घरों की सूची दी गई है कि कितने घर हमारे वार्ड में है। उन्हीं के समय में, उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर जल नल योजना का नल लगाया गया है, पंप लगाया गया है। उन्हीं के द्वारा वो स्थल का भी चयन किया गया है कि कहाँ पर इसके पंप लगेंगे। लेकिन उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां दिखी है, त्रुटियां दिखी है कि हमें सोचना चाहिए कि नहीं, यह यहाँ पर रख रखाव के लिए भी तो एक कर्मचारी तो रखरखाव तो बाद की चीज है। पहला चीज है कि वो जिस उद्देश्य से लगा है, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो कि शुद्ध पेयजल हो, आयरन मुक्त हो, तो स्थल चयन के लिए पंप का कम से कम वार्डों का उस भाग को देखना चाहिए कि जहाँ आयरन मुक्त पानी हो, वहाँ पर इस पंप को लगाने से पूरे वार्ड में आयरन मुक्त पानी जाएगा। ऐसा थोड़ी सी कमी रह गई। तो क्या लग रहा है किससे आप इसको बैठक करके अधिकारियों से नहीं, अब इस पर जो है, इसकी विधि व्यवस्था पर बस वही हो सकता है। आयरन मुक्त में कितना होगा उतना बैकवास। अब जाइए कहीं पर ग्रामीण जगह पर, अब मान लीजिए पंचायत में हमने नाला निर्माण करा दिया है, वहाँ बैकवास की व्यवस्था करा दिया है। लेकिन किसी भी पंप में, पूरे बिहार का मैं बात करता हूँ, अगर यदि जल नल योजना का पंप, यही जल नल योजना से नीतीश कुमार अपने पीठ थपथपा रहे हैं सर। हम कह रहे हैं ना, जहाँ बैकवास के लिए एक सोख्ते का निर्माण नहीं है कि वो बैकवास की जो किया जाएगा उसकी पानी की सफाई के लिए घंटा 1.5 घंटा जो सुबह उसको बैकवास में ला करके पूरे चैम्बर को साफ करके शुद्ध पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वो बैकवास की पानी कहाँ वो निकासी कर, कहाँ प्रवाह करेंगे? प्रवाह की जगह हो ना, खुले में करेंगे। हमने तो पीएचडी विभाग देखा है कि आप अपने पंचायत में ड्रेनेज सिस्टम को भी बोले करने का हम पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुला के बोले थे, हमारे पंचायत भवन के प्रांगण में है ये पंप। हमने कहा कि ये स्वच्छता को जो बैकवास का जो जल निकास प्रवाह होगी वो कहाँ किया जाएगा? एग्जीक्यूटिव साहब ये बताइए ना कि आपका स्वच्छता नहीं हुआ है, अच्छा बन जाएगा। वो भी देख करके गए, तब मैं अपनी व्यवस्था कायम किया। अच्छा, स्वच्छता मान लीजिए कि एक जगह हमने कर दिया, लेकिन सारे पंपों पर 14 वार्ड है, 14 वार्ड में 14 पंप लगा हुआ है, 14 पंप पर हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कुछ स्वच्छता का भी निर्माण आपने पंचायत? हाँ, हमने 48 स्वच्छता बनवाया है पंचायत में। वो किस उद्देश्य से स्वच्छता का तैयार? वो स्वच्छता देखिए, सबसे पहले है क्या कि गांव ग्राम में अब जो है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित परिवार के लोग हैं, उनको रहने योग्य ही अपनी भूमि है। परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब एक चापाकल में वो लोग 5 परिवार 7 परिवार, वो लोग अपना खाने पीने से लेकर के स्नान, कपड़े लत्ते का साफ सफाई का काम उसी चापाकल पर वो करते हैं, पूरे 5 परिवार मिल करके। अब 5 परिवार जो प्रतिदिन जल प्रवाह उसका होता है, तो वो जल प्रवाह खुले में कर रहे थे। तो हमें लगा कि नहीं, उसको एक स्वच्छता अगर यदि निर्माण करा दिया जाता है पंचायत के द्वारा, वही। अच्छा, तो ये स्वच्छता पंचायत सरकार के फंड से हुआ? हाँ, सरकार के फंड से हुआ है। हम यहाँ पर सिर्फ सरकार के फंडों को संचालित करने के लिए बैठे हैं। उसके फंडों को उचित जगह पर और सही लोगों को लाभ मिले ऐसे जगहों पर हम संचालित करें, हम इसके लिए यहाँ हैं। अच्छा, हिंदुओं के लिए तो आपने छठ पोखर का निर्माण करा दिया, छठ घाट का। मुसलमान भाई भी आपके पंचायत में हैं, उनके लिए क्या क्या आपके द्वारा किया गया है? देखिए, मुस्लिम टोला में जहाँ भी है, अब
सरकार का जो भी योजना है तो उसका तो लाभ उनको मिल ही रहा है। अब जो भी तरह का काम है, अब लगा कि आप जैसे बोल दिए कि छठ घाट एक धर्म से जुड़ा हुआ बात आप बोल दिए, तो उनके धर्म से जुड़ा हुआ एक कब्रिस्तान होता है जी, जहाँ पर कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपने परिजनों का मिट्टी मंजिल के लिए जाते हैं। हमने वहाँ पर एक मटिया ग्राम 14 नंबर वार्ड में कब्रिस्तान का 4 दीवारी का घेराबंदी करवाया। कारण था लोगों की आस्था होती है। वो लोग देखते होंगे कि अपने मट्टी मंजिल में जाते हैं तो पहले स्नान करके जुम्मे का नवाज अदा करके उसके बाद अपने शरीर में पूरा परफ्यूम वगैरह मार करके तब जाते हैं वो मट्टी मंजिल के लिए। कितना पवित्र होकर के जाते हैं। और मट्टी मंजिल करने के बाद जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो उनके ही परिवार के, उनके ही परिजनों का कब्र का कोई सुरक्षा नहीं है कि वहाँ पर कुत्ता जा रहे हैं कि बिल्ली जा रहे हैं कि गाय बकरी भैंस जा रहे हैं, बैल जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। तो एक उनके सुरक्षा के लिए कि उनका कब्र का एक सुरक्षा हो, वो खुला नहीं रहे, वहाँ पर कोई अतिरिक्त चीज का प्रवेश ना हो, उसके लिए हमने बाउंड्री वाल बनवाया। सर जाते जाते एक और आखिरी सवाल है कि आपका 1.5 साल तो तब पूरा हो गया और लगभग 3 साढ़े 3 साल आपके पास समय है। इस 3 साढ़े 3 साल के दरमियान पंचायतों में कौन सा कार्य होना है जिससे कि पंचायतों को जो है एक आदर्श पंचायत का दर्जा मिल सके? देखिए, होने के लिए तो बहुत चीज़ें पंचायत में, और जितना भी काम को किया जाएगा, आदर्श पंचायत के लिए बहुत सारा काम है। आदर्श पंचायत के लिए हर घर को शौचालय हो, स्वच्छता लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, या हर गली नाली से जुड़ जाए, कहीं पर जल जमाव की समस्या नहीं हो। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा फंड की जरूरत है। अगर यदि पूरी आबादी को देखिएगा, हमारे पंचायत की 18,000 से अधिक जनसंख्या है, तकरीबन 20,000 के करीब जनसंख्या है यहाँ का, और 7 राजस्व ग्राम क्षेत्र है। अगर 14 वार्ड है उसमें, अगर यदि सभी को, उसमें बहुत बड़ी फंड की आवश्यकता होगी। लेकिन सरकार के द्वारा जितने भी फंड मुहैया कराया जाता है उस फंड के मुताबिक काम किया जाता है। लेकिन सरकार के कुछ गाइडलाइन, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के अधिकारों में सरकार का दखल अंदाजी हो गया, यहाँ पर हम लोग सभी मुखिया लोग आप देख रहे होंगे कि हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे बड़ा एक था कि सरकार जो भी मद दिया, हम ग्राम पंचायत में ग्राम सभा कर करके अपने सुविधाओं के लिए, अपने विकास के लिए जो मूलभूत समस्या नजर आती थी हम उस पर काम करते थे। लेकिन अब सरकार के गाइडलाइन पर हम काम कर रहे हैं। सरकार जो ग्राम पंचायतों में जो सभाएं होती थी उसके माध्यम से जो योजना तैयार होती थी उस पर काम होता था। हाँ, लेकिन अब सरकार के गाइडलाइंस, अब सरकार के गाइडलाइन, अब गली नली बनाना है तो भाई हम वार्ड में आप दे रहे हैं राशि इतनी सी, आप कह रहे हैं नाली निर्माण कर दीजिए, उस नाली को हम कहाँ, उसके जल प्रवाह के लिए कहाँ पर छोड़े? ड्रेनेज की भी तो सिस्टम होनी चाहिए। हाँ, नाली अगर यदि बना है तो उसको कहाँ हम छोड़े? जल आखिर जाकर के तो किसी के खेत में, किसी के दरवाजे पर कहीं ना कहीं हमको छोड़ना पड़ेगा। तो पर्याप्त अगर देती, तभी ग्राम पंचायतों में राशि आती थी, ग्राम पंचायत निर्णय करते थे, ग्राम पंचायत में आम सभा लगा करके ये निर्णय किया जाता था कि इतनी राशि का इस तरह से क्या वर्क किया जाए। तो लोगों के द्वारा जब काम आते थे, लोगों की जब विचारधारा आती थी कि ग्राम पंचायतों में नहीं, इस फंड से जो है ना वहाँ विद्यालय को बना दिया जाए, वहाँ पर बिल्डिंग की जरूरत है, तो पहले हम बिल्डिंग बनाते थे या उस विद्यालय का 4 दीवारी करवा दे, मुखिया जी करवा दीजिए। अच्छा तो सर, पहले क्या कहेंगे
5 ऐसी कोई कार्य बताइए कि जो बहुत जरूरी है और हम ये कर पाएंगे। कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में जानकारी देते कि इस पंचायतों में आवश्यक है और इसको जो है हम चाहेंगे कि इससे हमारे कार्यकाल में हो जाए। देखिए, इस पंचायत में तो आवश्यक योग्य काम तो हम चाह रहे हैं कि हो जाए, और जो भी है लोगों की समस्याओं को लेकर के हमने प्रयास किया कि हमने कर्मचारी अभी यहाँ बैठने लगे। यहाँ पर मवेशी पालकों के लिए सप्ताह में 2 दिन वेटनरी डॉक्टर को हमने बैठाने का काम किया। स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम, प्राथमिक उपचार हो गया, हाँ, वो भी यही हो जाए। एक और हम व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, लेकिन अब उस पर हमारी सरकार के गाइडलाइन के द्वारा हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर एक 4 लेन होने के कारण आए दिन सड़कों पर दुर्घटना हो रही है। अब पूर्णिया से एम्बुलेंस आकर के ले जाए, माने पंचायतों में अब एम्बुलेंस की भी सुविधा हो जाए, तो तब तक जो है बहुत देर हो जाती है। तो इसके लिए मान लीजिए ग्रामीण व्यवस्था पर हम लेकर के चले जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर पंचायत में वो व्यवस्था हो, माने हर पंचायत में सरकार से मांग ये भी है आप लोगों का कि हर पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा अगर यदि प्रसव वाली महिला हो, उसको इमरजेंसी में रात्रि काल को सदर हॉस्पिटल ले जाना पड़े, जिला मुख्यालय ले जाना पड़े, अब वो किसके दरवाजे खटखटाएगा? रात में बहुत सारे लोग अपने सरकार तो एम्बुलेंस दिया है, सरकार दिया है, कहाँ है? दिखता कम है, सदर हॉस्पिटल में है। सदर हम वो भी हड़ताल भी अक्सर हम तो वो भी कह रहे हैं कि उसको यहाँ आने में, वो जो यहाँ आने में उसको जो समय लगता है, तब तक कभी कभार लगता है कि बहुत देरी हो गई। जो क्विक सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिली। तो हम सोच रहे थे, हम विचार रहे थे कि पंचायत में अगर यदि ऐसी व्यवस्था हम कायम कर सकें, लेकिन अभी तक तो सरकार का गाइडलाइन नहीं। अगर यदि आम सभा में पारित करके करने की बात होती तो मैं ग्रामीणों से सहमति बनवा करके एक एम्बुलेंस अपने पंचायत में रखवा देता, खरीदवा करके, कि आए दिन आने जाने वाले रोड में किसी भी, सिर्फ मेरे ही पंचायत में सांसद और विधायक के कोष से भी ये होता है, जैसे प्रयास राजीव प्रताप रूडी जी करवाए। हमने प्रयास हमारा है, सांसद और विधायक जी के पास भी हमारी वार्ता होती है। हमने, आप जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा, एक त्रिवेणी चौक पर हाई माइस लाइट लगाए हैं। हमने सांसद जी से आग्रह किया कि सांसद जी, सिर्फ शहरों में ये हाई माइस लाइट लगेगा, पंचायतों में भी हमने 2 की मांग की थी, उनके द्वारा 1 लगाया गया, तो उन्होंने दिया। आग्रह हम लोग करते हैं, सड़कों के लिए भी आग्रह करते हैं और सब चीज़ों के लिए भी आग्रह करते हैं कि सांसद जी यहाँ पर, ये सांसद जी हमारे, कभी कभार सांसद और विधायक जी तो हमारे पंचायत समिति की बैठक में भी आते हैं। पंचायत समिति का बैठक ही मेरा मूलभूत जगह है, जहाँ हम अपनी पंचायतों की समस्याओं को रखते हैं। हम चाहते हैं व्यवस्था कायम हो, यहाँ के किसानों को उचित मूल्य पर खाद मुहैया हो, खादों की कालाबाजारी ना हो। अगर पंचायत समिति डीएपी और यूरिया का दाम बढ़ जाता है, जी हाँ, सीजन आता है, जी हाँ, कहता है कि स्टॉक ही नहीं है। हमने प्रखंड पदाधिकारी को, बीओ साहब को, एग्रीकल्चर अफसर को, प्रखंड एग्रीकल्चर अफसर को मैंने पंचायत समिति की बैठक में कहा था कि आप ही के चैनल के माध्यम से दिखाया गया था कि प्लाई मिल से यूरिया खाद मिला था, कि आपके पदाधिकारी, आपके लोग क्या कर रहे हैं, उस पर एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, किनका यूरिया फ्लाई मिल में था, जिस दुकान में जाना था उस दुकान तक गया कि नहीं गया, आपके किसान सलाहकार क्या कर रहे हैं। तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे पंचायतों में जो खाद की किल्लत है, यूरिया की किल्लत है, डीएपी की किल्लत है, वो दूर हो जाएगी। एकदम हम कोशिश, हमारा प्रयास, जब भी रैक लगता है हम पैक्स को खाद दिलाने का काम करते हैं। पैक्स अध्यक्ष जी आते हैं हमारे यहाँ कि हमको इस बार खाद नहीं दिया जा रहा, हम बात करते हैं, बात करा करके दिलाते हैं पैक्स में, लेकिन एक सीमित मात्रा में आता है। किसान यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना, सब्जी व्यवसाय किसान है, सब्जी की खेती करने वाले, मिर्चाई, आलू, परवल, भिंडी, ये सब तरह का खेती ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पर खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है। इस पंचायत को उतनी मात्रा में हमें मुहैया नहीं हो पा रही है, किसानों को लेना भी पड़ रहा होगा। हम तो संयोग से देखिए कि हम दिशा के भी मेंबर हैं। हमने जिला की बैठक में, जहाँ पर कि अध्यक्ष MP साहब होते हैं, DM साहब रहते हैं, सभी जिला के पदाधिकारी, हमने वहाँ भी रखा था बात को कि किसानों को 266 रुपया का यूरिया 500 550 में लिया जाता है, किसान को मुहैया होता है, वो काला बाजारी करके लेते हैं। कहाँ से यहाँ के किसान विकसित होंगे? देश के प्रधानमंत्री ने जितना राज्य सरकार ने खाद आवंटन मांगा था, उससे ज्यादा खाद को आवंटन दिया बिहार को, उसके बावजूद भी बिहार में सबसे पहले वहीं पे रेट लगती है, वहीं पे खाद मिलता है, बाद में बिहार को मिलता है। जी नहीं, विपक्ष का काम है बात रखना, लेकिन राज्य सरकार ने जितनी मांग की थी किसानों के लिए कि हमको इतने यूरिया का आवंटन हो, इतने DAP का आवंटन हो, केंद्र सरकार ने तो डंके की चोट पर कहा कि हमने आपकी मांगों से ज्यादा दिया है, लेकिन वो खाद जा कहाँ रही है? आप लोगों को नहीं पता है कि यहाँ के कर्मी कृषि विभाग के क्या खेल खेलते हैं। हमारा सटा हुआ एरिया नेपाल है, बिहार को मिलने वाली व्यवस्था सटे हुए देश में भी जाए। चलिए, तो लास्ट में चलते चलते ये भी कहेंगे कि इसे सरकार से अगर कुछ मांग करना चाहते हैं और पंचायत वासियों को क्या कहना चाहता है? हम तो पहला कहेंगे कि हमारा भी ग्राम पंचायत शहर की तरह दिखे, यहाँ भी जगमगाती लाइटें हों, यहाँ भी चमचमाती सड़कें हों, यहाँ भी सभी गलियों में नाली की व्यवस्था हो। जो समस्या है, हर घर को शौचालय हो, हर घर को पक्का का मकान मिले आवास योजना के तहत। ये ख्वाहिश है आपकी? ये मेरा ख्वाहिश है, और आप अगर रहेंगे तो लगभग पूरा हो भी जाएगा। हम तो वही करेंगे कि सरकार हमको जितनी देगी हम उतनी में भी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था तो पूर्ण नहीं होगा, लेकिन अगर फंड की आवश्यकता होगी तो सरकार से मांगेंगे। एक सरकार से मांगने के लिए क्या, हम लोग तो पंचायत समिति की बैठक में सारी बातों को रखते ही हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजों की कमी है। सभी विभागों की जब समीक्षा होती है उस बैठक में हम सारी बातों को रखते ही हैं। हम जब रखे बिजली की व्यवस्था पर, तो बिजली विभाग को ला करके यहाँ शिविर लगा करके यहाँ के कंज्यूमर को कनेक्शन दिलाने का काम किया। जितना भी पेंडिंग कनेक्शन था पंचायत में, SDO साहब, JE साहब, सबको यार। हम तो पंचायत की समस्या वहीं पंचायत समिति की बैठक में रखते हैं। किसानों की बात होती है हम वहीं पर रखते हैं कि आखिर उसके खाद के लिए क्या होगा, उसके किसान सलाहकार क्या कर रहे हैं। इस बैठक में भी हमने रखा कि राज्य सरकार गलत डाटा यहाँ के कर्मी देते हैं। इस बार क्या हुआ, किसान को बीज मुहैया कराना है राज्य सरकार को, और बीज मुहैया कब करा रही है राज्य सरकार? जब 70% 80% किसान धान की रोपाई कर दिए तब किए, और उस समय उनके कर्मी आते हैं, बोलते हैं मुखिया जी किसी तरह से OTP दिला करके बीज का उठाव दिखवा दीजिए। और पैक्स भी तो यही कर रहा है सर। जब क्या कहता है धान किसान सब बेच देता है तब पैक्स खोलता है अपना। बस यही बात तो हम कह रहे हैं कि ये सब विधि व्यवस्था ग्राम पंचायत के आम सभा का, जो ग्राम पंचायतों का अधिकार का जो सरकार ने अधिकारों में दखल अंदाजी किया है, वो दखल अंदाजी का अंजाम है कि सरकार को लग रही है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सभी 100% सही लोग बैठे हैं कुर्सी पर, सभी मुखिया भी सही हैं, सब कोई सही है, ऐसा नहीं। लेकिन आप अपनी व्यवस्था को बनाए रखिए, अपनी व्यवस्था को बनाए रखिए, लेकिन जो मेरा अधिकार है वो अधिकार तो हमको मिले। छत्रजान के मुखिया अंगद मंडल एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष से जो बातें सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंचायत के विकास के लिए जो भी राशि सरकार देती है उसको जो है 100% पंचायत के विकास में लगाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो पंचायतों में जो विकास की राशि मिलनी चाहिए वो नाकाफी है, उनको बढ़ाना चाहिए। पंचायतों में बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जो
पैसों के कारण नहीं हो पा रहा है। सरकार को चाहिए कि से जो है उनकी राशि भी बढ़ानी चाहिए, पंचायतों का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातें हुई, साथ ही साथ जो है राजनीतिक मुद्दों पर भी बातें हुई। उन्होंने साफ तौर पर जो है नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि 2024 में जो चुनाव होगा वो एक बार फिर से जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सबका साथ और सबका विकास किया जाएगा। देखते रहिए जूम सिटीज, मैं हूं विनय कुमार।